हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पीसीएस फैक्ट्री पर। मैं आपका दोस्त आज करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले नवंबर फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास हुआ है। ये संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ पर हुआ है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये समुद्री सैन्य अभ्यास जो है डार एस सलाम तंजानिया में हुआ है। डार एस सलाम दोस्तों तंजानिया का एक सबसे बड़ा शहर है और एक कॉमर्शियल पोर्ट भी है। डार एस सलाम के बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। डार एस सलाम का नाम पहले मिजीजीमा हुआ करता था, मिजीजीमा। और अगर आपसे तंजानिया की राजधानी पूछी जाए तो तंजानिया की राजधानी है दोस्तों डोडोमा। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। ठीक है। तंजानिया का ही एक आइलैंड है जो कि बहुत फेमस है। उस आइलैंड का क्या नाम है दोस्त? यूपीपीसीएस में एक बार इस पर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। वो है जंजीबार आइलैंड। ये जंजीबार आइलैंड। जंजीबार आइलैंड दोस्तों क्यों फेमस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जंजीबार आइलैंड फेमस है मसाले और टूरिज्म के लिए। जंजीबार आइलैंड को ही मसाला द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत में लौंग, जायफल, दालचीनी और काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि यूजीसी ने हायर एजुकेशन सोसाइटी को रिकमेंड किया है कि वो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाएं। ऐसा यूजीसी ने रिकमेंड किया है ये। ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला पॉइंट है केंद्र ने पुणे के रंजन गांव में पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर तो दोस्तों कई बन चुके हैं, पर जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का सबसे पहला नंबर पे ये जो क्लस्टर बनाने जा रहे हैं रंजन गांव में। तो ये जो क्लस्टर है ये भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0 योजना के तहत बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के हिसाब से भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में स्थापित करना है, ताकि हम अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर सकें। और 2025 तक, जैसा आपको पता है, लक्ष्य है गवर्नमेंट का 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। उसके लिए ये जरूरी है कि हम ऐसे इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये क्लस्टर बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश भी गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है दोस्त। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इंडिया जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारत ने हाल ही में अपनी अमेरिका ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शुरू की है। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कौन से देश ने शुरू की है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे अमेरिका के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। अगले पॉइंट पर हम जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में विजिलेंस अवेयरनेस वीक, नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया है 2022। तो ये वीक किसके द्वारा मनाया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये आपको याद रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की फुल फॉर्म है, वो आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। ठीक है ना। और इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलपमेंट नेशन। ये इस वर्ष का थीम है। ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। तो ये दोस्तों जो है 1 नवंबर के दिन भाषा के आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया था। 1956 से 2000 तक ये 6 राज्य बने थे। तो ये अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। ये यूपी के एग्जाम्स के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा, यूपी में। ठीक है। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का थीम है दोस्त वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल
डेवलपमेंट एंड इक्विटी, सतत विकास और जल और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, इस वर्ष का थीम है भारत वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा एससीओ परिषद की 21वीं बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें किसने भाग लिया था। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एससीओ जो परिषद है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 21वीं बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा भाग लिया गया था। इसकी जो 21वीं बैठक हुई थी वो हुई थी दुशांबे ताजिकिस्तान में। कहाँ पर हुई थी? ताजिकिस्तान। ठीक है, और हाल फिलहाल में अभी इसकी 22वीं बैठक संपन्न हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि 22वीं बैठक कहाँ पर हुई है या 22वीं बैठक में किसने भाग लिया है। तो इसकी जो 22वीं बैठक हुई है दोस्त वो हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में, और खुद नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सा लिया है। तो ये दोनों बैठकें आपको याद होनी चाहिए, एससीओ की 21वीं और 22वीं। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक हवाई अड्डा था होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका नाम चेंज करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो ये मानगढ़ जो धाम है दोस्तों, इसका एक अपना इतिहास रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मानगढ़ धाम जो है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये एक हिल एरिया है। ठीक है, और बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा किससे लगती है? दो स्टेट से भी लगती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात से इसका बॉर्डर लगता है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पर संत गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा था 1913 में। तो उस समय यहाँ पर करीब 1500 भीलों ने अपना बलिदान दिया था। उसमें घटनाक्रम का क्या है, घटना क्या घटी थी? 17 नवंबर 1913 को पूर्णिमा के दिन गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जो एकत्र हुई थी, उस पर ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था उन्हें। ये एक जलियांवाला बाग की तरह यहाँ पर कांड हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड के नाम से ही जाना जाता है ये मानगढ़ धाम। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के जो शहीद हैं उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो ये जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। मुंडा जो है एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर के पठार पर आज भी निवास करती है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों झारखंड में है, तो ये बेसिकली झारखंड के मूलतः निवासी हैं। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में लगान माफी के लिए एक विद्रोह चलाया गया था, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो ये बहुत फेमस है, उलगुलान विद्रोह आपसे कई बार पूछा भी गया है। तो ये कब स्टार्ट हुआ है? 1895 में। और बिरसा मुंडा की जयंती इसीलिए मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीन जो कंट्रीज हैं हमारे नाइबर कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से आने वाली 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है। ये गुजरात के 2 जिलों में भी निवास कर रहे हैं जो ना 6 कम्युनिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में आइजोल में ये आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का क्षेत्रीय परिषद का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्त, तो ये आइजोल कहाँ है? आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है, नॉर्थ ईस्ट में है आइजोल। ठीक है, ये राजधानी है किसकी? मिजोरम की। ये याद रखेंगे, यहाँ पर IIMC का
नॉर्थ ईस्ट परिसर खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। तो ये लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता स्कीम क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सेकेंड फेज है। लाडली लक्ष्मी योजना वहां पर पहले से भी चलती आ रही है। अभी क्या है, लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय योजना की शुरुआत की गई है। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न होगा, 2 चरणों में संपन्न होगा दोस्तों। 1 दिसंबर को ये चुनाव किया जाएगा और 8 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी फिलहाल में कितना है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है ये। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.5 अरब डॉलर बढ़ करके 531 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अभी कितना है विदेशी मुद्रा भंडार, 531 अरब डॉलर। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीता चुनाव। ठीक है, तो इजराइल में एक बार फिर से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और ये कौन सी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5वीं बार ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाइयां दी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो वहां पर प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो वहां पर है एयर लापेद। एयर लापेद ने भी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। तो ये 5वीं बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अगला पॉइंट है, स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है। एक्चुअली दोस्तों स्विट्जरलैंड अपनी रेलवे की 175वीं वर्षगांठ मना रहा है। 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और उसमें 100 के करीब कोचेस को जोड़ा गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं। स्पेस एक्स ने अपना फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की, जिसने अभी तक का अपने सबसे शक्तिशाली अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च किया है। ये क्या नाम है इसका, फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च। ठीक है, इसके द्वारा अमेरिकी सैन्य उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। स्पेस एक्स 2022 का ये 50वां लॉन्च है। इसके 50 लॉन्च पूरे हो चुके हैं, ये हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूटा। तो ये गुजरात का जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अभी आपने घटना सुनी होगी, एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था जो कि टूट गया है उसके खुलने के 4 दिन बाद ही। ठीक है, इसका उद्घाटन बेसिकली दोस्तों 1879 में कराया गया था। 1879 में ये पुल बना था, बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा बनवाया गया था और ये पुल स्थापित था मच्छू नदी पर। तो आपसे पूछा जा सकता है ये मोरबी का जो सस्पेंशन ब्रिज टूटा है ये कौन सी नदी पर था, तो ये मच्छू नदी पर स्थापित था। ठीक है, इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं हम। मच्छू नदी कहाँ से निकलती है आपको ये जानना जरूरी है। मच्छू नदी जो है गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है और 145 किलोमीटर के करीब ये बहती है और कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, मोरबी प्रसिद्ध किस लिए है, तो मोरबी सिरेमिक उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सिरेमिक उद्योग बेसिकली टाइल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ की जो टाइल्स बनती हैं ये उत्तर मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजी जाती हैं। आगे हम अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ये है आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो ये कहाँ पर मनाया गया है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये पॉइंट जरूरी हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम में किस किसने हिस्सा लिया है, तो इस कार्यक्रम में भारत, मोजाम्बिक, मंगोलिया सहित 1500 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया है। और 1 नवंबर को ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 छत्तीसगढ़ी भाषी जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भी किया गया था। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं दोस्त। यह कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाइट जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है।
कौन है उत्पादक? छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ में बहुतायत में कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाइट जैसे खनिज मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्साइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट के भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। इस राज्य में भारत के टिन अयस्क का लगभग 35.4% हिस्सा, लगभग आप 35% मान सकते हैं, टिन अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से ही किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली नदियां कौन सी हैं दोस्त? तो इसमें है महानदी, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। महानदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी स्टेटों के पता होने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 नवंबर को बेंगलुरु कर्नाटक में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये इस बार पूछा जाएगा कि वैश्विक निवेश सम्मेलन कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है निवेशकों को आकर्षित करना, ताकि हम 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकें। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही 3 नवंबर 2022 को इन-सिटू परियोजना के तहत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 324 फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये 3 नवंबर को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के कालकाजी में 3224 फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के लोग हैं उन्हें ये दिए जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इंटरनेशनल बुक फेयर। इंटरनेशनल बुक फेयर इस बार कहां पर लगा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इंटरनेशनल बुक फेयर इस बार हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में, यूएई। ठीक है, और इसका इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये हम याद रखेंगे, स्प्रेड द वर्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्प्रेड द वर्ड इस वर्ष का थीम है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी न्यूज है हमारे हिसाब से। ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस दिन को मनाने के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो लोगों को एकजुट करना। बेसिकली क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय एकीकरण, हमारे जो भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने लगातार काम किया था। 555 से अधिक देशी रियासतों को शामिल करके उन्होंने अखंड भारत का निर्माण करवाया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम ऋणी हैं, और इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। ठीक है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। तो इस दिन हम रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम, ताकि लोगों को एकजुट किया जा सकते, उनके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया जा सके। ठीक है, एक और विशेष काम मोदी गवर्नमेंट में हुआ है, वो है 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है दोस्तों गुजरात में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब बनाया है? 2018 में। ठीक है, इन्हीं के बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी हाइट कितनी है कभी पूछे जाए आपसे, तो 182 मीटर मूर्ति की हाइट है। ये चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर और जापान में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 93 मीटर ऊंची है। ठीक, और जनवरी 2020 में ही इसे संघाई सहयोग संगठन में 8 अजूबों में भी शामिल किया गया है। ये संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में से शामिल किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। तो आज हमारी करंट अफेयर्स यहीं तक थी दोस्तों। इसमें हमने कवर की है नवंबर फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। आप इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी हम ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जय हिंद, धन्यवाद।